Hello students, in today's video lesson we are starting the last mathematical tool of our syllabus, that is vectors. First of all we study about the vectors and then the types of vector and then the different way the vector is expressed. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. इन फिजिक्स वी स्टडीड ए लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो सकती है, ठीक है, और वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, ये सारी. ठीक है, जो आप लोग 9th 10th क्लास में जो भी पढ़ के आए हो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी है. उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. वन ऑफ द कैटेगरी इज़ नोन एज स्केलर्स. उनमें से एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं स्केलर्स एंड अनदर कैटेगरी इज़ नोन एज वेक्टर, और दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है वेक्टर्स. ठीक है, तो स्केलर्स और वेक्टर के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं, कौन सी वेक्टर्स बोलते हैं, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर्स आर दोज क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू गिव द स्पेसिफिकेशन अबाउट दैम. ठीक है, गिव देयर स्पेसिफिकेशन अबाउट दैम. ठीक है, स्केलर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनको अपने आप को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है या मैग्नीट्यूड होता है. उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जाता है. ठीक है, तो डिफाइंड है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई हैं. तो स्केलर्स को आपने डिफाइन कर दिया. दोज क्वांटिटीज़ विच नीड्स मैग्नीट्यूड फॉर देयर स्पेसिफिकेशन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं. तो टू डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज़ वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू स्पेसिफाई द वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं. ठीक है, अगर कोई मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए मान लेते हैं रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जब भी कोई क्वांटिटी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास लिख रहे हैं लेट से 50 किलोग्राम. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे रहे हैं तो पहले उसकी बाद में उसकी यूनिट लिखते हैं. उस यूनिट से पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप डिफाइन कर सकते हो मैग्नीट्यूड इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू associated with unit of a physical quantity. यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, एसोसिएट होती है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो यहाँ 50 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया. ठीक है, तो डिफाइन हो गया मैग्नीट्यूड को. मैग्नीट्यूड आपने डिफाइन कर दिया. नाउ अब हम बता चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट भी होती है और डायरेक्शन की भी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हाउ वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, टू गिव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और वो पर्सन मान लेते हैं रेवाड़ी, या मैं कनीना ले लेता हूँ, कनीना मार्केट में खड़ा है, एम मार्केट हो गई. ठीक है, यहाँ एक पर्सन खड़ा है और उस पर्सन को मार्केट से लटवी से और बस स्टैंड तक जाना है, यहाँ बस स्टैंड हो गया. और वो पर्सन जब भी मार्केट से बस स्टैंड जाना चाह रहा है तो वो पर्सन एक्चुअली में उसको पता नहीं है, उसका रास्ता नहीं पता है उसका. ठीक है, तो वो उसको पाथ नहीं पता, तो एक पर्सन के पास वो एक अनदर पर्सन के पास वो फ़ोन करता है. तो वो अनदर पर्सन उस मार्केट से उस फर्स्ट पर्सन को एक तो पहले डायरेक्शन बताता है, ये बताता है कि लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में जाओ. उसके बाद वो ये बताता है कि इतनी डिस्टेंस पे जाओ. ठीक है, तो वो मान लेते बोलता है कि भाई 50 मीटर आप लोग चलो, लेटवी से वो बोल देता है कि 50 मीटर साउथ डायरेक्शन में चलो. ठीक है, फिर वो बोल देता है कि अब नाउ टेक ए टर्न, अब एक टर्न लो आप लोग और लेटवी से 100 मीटर आप चलो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, देन यू विल फाइनली रीच एट द बस स्टैंड. ठीक है, तो जब भी 100 मीटर और 50 मीटर बोला तो उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला. ठीक है, और साथ में उसने एक बार साउथ डायरेक्शन का यूज़ किया और एक बार उसने इस डायरेक्शन का यूज़ किया. तो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द displacement that person also predict about the south and north, that is direction.
तो वो जिस क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहा था, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, आगे जाके इस क्वांटिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। स्केलर क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं आपके पास मास आ जाता है, L फॉर लेंथ आ जाता है, T फॉर टाइम आ जाता है, स्पीड आ जाती है, क्लियर है। और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर ऐसी क्वांटिटीज़ आएंगी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लिख देते हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देन फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क, टॉर्क को कहा जाता है रोटेशनल फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो जिनको हम लोग वेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो वेक्टर्स और स्केलर्स की डिफिनेशन हो गई। नाउ वी विल सी दैट हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा हूँ मैं नेक्स्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को दो वेज के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। फॉर एग्जांपल, आपको फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स को हम लोग एक एफ वेक्टर से थोड़ा बोल्ड लेटर बना देंगे, बड़ा लेटर बना देंगे। और सेकंड वे है वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड विद एन एरो ओवर द लेटर। लेटर के ऊपर क्या लगाया जाता है, एक एरो लगाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब आप लोग अपने फिजिक्स की बुक में जब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को एनकाउंटर करोगे, देयर वुड बी एन एरो ओवर दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी के ऊपर या उस क्वांटिटी के को जिस लेटर से, जैसे फोर्स को एफ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, एरो मिलेगा। ठीक है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो के अंदर क्या होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है एरो में और एक एरो हेड होता है। ठीक है, ये जो हम लोग ऐसे एक यहाँ पे एक डायरेक्शन वाला दिखाते हैं, इसको कहा जाता है एरो हेड। क्लियर है, तो ए वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन ऑफ द एरो। ठीक है, एरो के स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन बाय एरो हेड। ठीक है, अगर उस एरो हेड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है तो वो वेक्टर भी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में कर रहा होगा। इफ दैट एरो हेड इज टूवर्ड्स राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, तो आप बोलोगे वो वेक्टर क्वांटिटी भी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर एक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो सिंपल हो गया, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। वेक्टरों को रिप्रेजेंट करते हैं एरोज से। अगर हम एक छोटी एरो लगा रखी हो किसी वेक्टर के लिए, एक बड़ी एरो लगा रखी हो, तो सिंपल जिस एरो के अंदर स्ट्रेट लाइन पोर्शन ज़्यादा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरो वुड बी ग्रेटर देन द अर्लियर वन। पहले वाले से मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, इसका ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर्स को हमने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ वेक्टर इज नोन एज पोलर वेक्टर्स। एक को हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर्स बोला जाता है, और अनदर वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर या एक्सियल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सियल वेक्टर आपका दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर है। ठीक है, क्या होते हैं डिफाइन करते हैं पहले। पोलर वेक्टर्स वर्ड है वो पोल वर्ड से बना हुआ है, और पोल वर्ड क्या होता है, पोल का एक एंड होता है, एक स्टार्टिंग एंड होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो आप ऐसे ही डिफाइन करोगे, पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पोलर वेक्टर्स हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट। पोलर वेक्टर्स का क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या इसको कहा जाता है पोलर वेक्टर्स हैव ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोलते हैं। मतलब जब इनको अप्लाई किया जाता है तो एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है इनका। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। तो जैसे आपको रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, इधर एक्स एक्सिस दिखाएंगे, इधर वाई एक्सिस दिखाएंगे। और मान लेते एक पार्टिकल था, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, वो पी पॉइंट पे रखा होता, तो उस पी पॉइंट के ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। देन वो पोजीशन वेक्टर होगा, वो एक पोलर वेक्टर होगा, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पोलर वेक्टर वुड बी फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एंड इट विल गो टुवर्ड्स द पी पॉइंट, और वो पी पॉइंट तक जाएगा। तो एरो हेड पी पॉइंट तक हो गया, और इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गई स्टार्टिंग टेल। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से होता है ना किसी भी वेक्टर का, उसको कहा जाता है टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है, और एंडिंग पॉइंट को बोला जाता है हेड ऑफ वेक्टर। हेड, एरो हेड बोल दो या हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ मैंने दिखाया उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को आर लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर
ऑलवेज हैज इट स्टार्टिंग पॉइंट एट द ओरिजिन, उसकी टेल हरदम ओरिजिन पे होती है और उसका हेड है या उसका एरो हेड है वो उस पॉइंट पे होता है जहाँ किसी पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्लियर है। दोज वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल्स हो गए पोलर वेक्टर्स के, एक हो गया आपके पास पोजीशन वेक्टर, एक हो गया फोर्स वेक्टर, एक हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर वेक्टर, ये सारे पोलर वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल होता था। ठीक है, तो उस राइट हैंड थंब रूल में क्या होता था कि अगर कोई आपके पास करंट कैरिंग लूप होती थी, ऐसे लूप को हम लोग बुलाते थे सर्कल। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग लूप होती थी। इफ करंट इज फ्लोइंग इन दैट करंट कैरिंग लूप इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती थी इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर के ऊपर। उस सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम राइट हैंड थंब रूल से रिप्रेजेंट करते थे कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को अगर करंट के अलोंग क्या कर दे, कर्व कर दे, तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो राइट हैंड की फिंगर्स भी आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन सर्कल डॉट से। और अगर ऐसा होता कि एक सर्कल के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता और उसकी डायरेक्शन आपको बतानी होती कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, तो उसी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप लोग अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। इनवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को एनसर्कल क्रॉस से दिखाया जाता है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को एनसर्कल डॉट से दिखाते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट है। एक्सियल वेक्टर ज़्यादातर रोटेशनल इफेक्ट को स्टोर करते हैं। तो एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे? जो रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं। और रोटेशनल वेक्टर के लिए साहब ने उनके साथ एंगुलर वर्ड लिखा मिलेगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम हो गया, क्लियर है, एंगुलर फोर्स या उसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क हो गया आपके पास, क्लियर है। और कोई क्वांटिटी हम लोग रिप्रेजेंट करें तो अलग अलग हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को बोल सकते हैं आप लोग एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक कैसी क्वांटिटी हो गई। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा लेटर से डिनोट करते हैं, टॉर्क को टाउ लेटर से डिनोट किया जाता है और एंगुलर मोमेंटम को हम एल लेटर से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर हैं तो इन सब के ऊपर एरो हेड लगाया जाता है, मतलब एक एरो लगाई जाती है। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर्स रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं और पोलर वेक्टर हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हो गए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर। इसका मतलब हम फिजिक्स के अंदर वेक्टर पढ़ते क्यों है? क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं फिजिक्स के हर एक लॉ को अगर पॉसिबल हो सके तो वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर क्या हो गया? जब भी किसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है या जब भी किसी फिजिक्स के डेरिवेशन को के रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, दैट डेरिवेशन बिकम्स कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग वेक्टर्स टू ए रिजल्ट, यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स का यूज करके हम लोग किसी भी एक रिजल्ट को या किसी भी एक लॉ को कैसी फॉर्म दे सकते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म दे सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ इसके लिए। ठीक है, कोई वेक्टर क्वांटिटी बोले तो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स दिया जाता है फिजिकल टू QVB साइन थीटा, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए? फोर्स एक्टिंग ऑन ए Q चार्ज पार्टिकल मूविंग विद V वेलोसिटी एंटर्स ए B मैग्नेटिक फील्ड विद एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को दिया जाता है, फॉर्मूला है फिजिकल टू QVB साइन थीटा से। ठीक है, अगर इसको आप लोग वेक्टर फॉर्म में इसी लॉ को एक्सप्रेस करते हो तो दिस लॉ बिकम्स फोर्स वेक्टर एज इट इज रहेगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और साइन थीटा आ रहा है, तो आगे आप लोग समझोगे
कि हम लोग साइन थीटा को एक प्रोडक्ट में, एक वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ठीक है, तो देखो इस कंप्लीट फॉर्मूले को याद नहीं रखने के बजाय आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल moving with v velocity when enters in a b magnetic field is given by f is equal to v q v cross p। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई, छोटी फॉर्म हो गई है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर इज वेक्टर्स with the help of या by using vector quantities the laws of physics can be expressed in compact form। ठीक है, सेकंड है आपके पास we can simplify। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग किसी पर्टिकुलर लॉ को सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, मतलब सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स द डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग उन एक्सप्रेशन को बहुत क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं उन वेक्टर्स को। क्लियर है, मतलब उन एक्सप्रेशन को। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है तो उस लॉ का ट्रांसलेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन और रोटेशन के दौरान उस अगर किसी भी पर्टिकुलर लॉ को आपने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो उस वेक्टर फॉर्म उस लॉ के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, अगर उन क्वांटिटीज़ का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर दिया गया या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट अगर उस पर्टिकुलर वेक्टर के ऊपर डाला गया तो वो कंप्लीट लॉ विल रिमेन इनवेरिएंट। वो कंप्लीट लॉ क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। इनवेरिएंट का मतलब अनचेंज रहेगा, लॉ चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब द लॉज ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म रिमेन्स इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। ठीक है, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इनवेरिएंट हो जाते हैं। मतलब किसी भी लॉ को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो वो लॉ ना तो ट्रांसलेशन मोशन से चेंज होगा ना रोटेशनल से, दैट लॉ बिकम्स इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, उन क्वांटिटीज के ट्रांसलेशन और रोटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ए फ्यू डिफिनीशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर बार बार कुछ ऐसी डिफिनीशंस होंगी या कुछ ऐसे नेम्स ऑफ वेक्टर होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, उनको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो, तो फर्स्ट दे रखा है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। बार बार एक आएगा व्हाट इज़ द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, और बहुत बार आपको किसी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए मॉडुलस वर्ड को क्या होता है। मॉडुलस वर्ड का मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर को किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मोड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, मोड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है ए, दोनों तरफ हम लोग पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस का मतलब होता है मॉडुलस निकालना किसी वेक्टर का। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम दिखाएंगे कैसे किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है आपके पास व्हाट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर को समझाने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको समझना है तो एक वेक्टर की डायरेक्शन देने वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आप इसको जनरली ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी चोर के घर में चोरी करने वाला, ठीक है, पर्सन। ठीक है, तो वही वेक्टर इटसेल्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या करता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो आप डिफाइन करोगे ए यूनिट वेक्टर इज ऑफ ए गिवन वेक्टर इज यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिंगल वन मैग्नीट्यूड होता है, एंड गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। एक गिवन वेक्टर की किसको रिप्रेजेंट करता है,
डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कैसे किया जाता है कि लेट वी हैव ए सिंपल वेक्टर ए, एक हमारे पास सिंपल वेक्टर ए है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक कैप ड्रॉ करके। मान लेते ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर के ऊपर आप क्या बोल देते हो, कैप लगा देते हो। इसको कैप भी बोलते हैं, इसको हैट ऑफ वेक्टर ए कहते हैं या कैप ऑफ वेक्टर ए कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या हो गया, ए यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर आपके पास था क्या, ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट गिवन वेक्टर। ऐसे यूनिट वेक्टर को क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट वी से वी हैव ए यूनिट वेक्टर, वी हैव ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर है। 3 डायमेंशन का मतलब उस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है, कुछ जेड के लॉन्ग है। ठीक है, तो पहले इस बात को समझते हैं। ये भी बेसिक के अंदर इंक्लूड है वेक्टर का। एक्स एक्सिस इधर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, वाई एक्सिस ये हो गया और जेड एक्सिस ये हो गया। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखा जाता है। वाई वेक्टर के कंपोनेंट को डिनोट करने वाले यूनिट वेक्टर को जे कैप से लिखा जाता है। और जेड वेक्टर के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को के कैप लिखते हैं। तो एक आपके पास वेक्टर था, लेट वी से ए वेक्टर, दैट वेक्टर इज रिटन एज आई कैप 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस लेट वी से 1 के कैप, ये लिख दिया। आपके पास एक ए वेक्टर है। इस ए वेक्टर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, तो ए वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर बोल सकते हो। तो ए वेक्टर को तो आप एज इट इज लिख दोगे 5i प्लस 2j प्लस 1k वेक्टर आपने एज इट इज लिख दिया, डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। x कंपोनेंट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस y कंपोनेंट है 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस k कंपोनेंट है 1 उसका स्क्वायर कर दो और अंडर द रूट हो गया। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 5i प्लस 2j प्लस 1k के बराबर। क्लियर है, डिवाइडेड बाई हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ये कंप्लीट आ गया आपके पास इसका मॉडुलस। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बन गया ये 5i प्लस 2j प्लस 1k वेक्टर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30 रूट 30 के बराबर यहाँ आ गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए आ गया आपका, इस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए आ गया आपके पास 5 बाई रूट 30i, ठीक है, प्लस 2 बाई रूट 30j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट 30 वेक्टर के 1 बाई रूट 30 ऐसे बोल सकते हो k के बराबर। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। ऐसे यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। ए गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, मूव ऑन टू अनदर टर्म। एक हमारे पास है व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, या व्हेन डज वी से दैट 2 वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम दे रहे हैं इक्वल वेक्टर्स की, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे पजेस सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर्स हैं, लेट वी से एक आपके पास ए वेक्टर था, एक आपके पास बी वेक्टर था, बोथ आर एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, और दोनों की लाइन भी एक जैसी है और दोनों की डायरेक्शन भी एक जैसी है, एरो हेड भी दोनों का एक डायरेक्शन में है। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। एक डिफिनेशन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ दे पजेस सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम हो, ये आपके पास बी वेक्टर था, ये आपके पास ए वेक्टर था। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, या इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो अब सेम हो गया। ठीक है, बट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो ये ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, एक होता है उसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को वर्ड का मतलब है यहाँ पे सेम। ठीक है, ऐसे वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये 2 वेक्टर है, इनको हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। सो दीज 2 ए एंड बी वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट एट ओ, सो दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है,
अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं कोलिनियर वेक्टर? देखो डिफाइन करते हो, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। उनका इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, एक का मैग्नीट्यूड छोटा एक का बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोलिनियर का मतलब दे मस्ट एक्ट पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स या इनटू द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, या वो पैरेलली एक दूसरे के एक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो ये दो वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर है, और ये दोनों भी वेक्टर। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि वो सेम स्ट्रेट लाइंस के अलोंग या पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करने चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड कम और ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर, कोवर्ड का मतलब सेम होता है, विच एक्ट्स इन द सेम प्लेन। तो जितने भी वेक्टर्स मैंने अब तक आपको रिप्रेजेंट किए हैं, ऑल दीज वेक्टर्स आर ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किए हैं, तो सारे के सारे वेक्टर्स क्या थे? कोप्लानर थे। मतलब द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लानर इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन के अंदर क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोप्लानर वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर आप एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर देते हो, एक इधर ड्रॉ कर देते हो, एक इधर, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि एक ही प्लेन के अंदर क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई।